Hello guys, Namaste and welcome all of you. Tushar this side. My brief introduction is that I have cleared 4 UPSC CSE prelims, 3 UPSC forest prelims and also I appeared for UPSC CSE interview in 2023. Today we are going to discuss all tricks, techniques and logics that can be applied in CSAT comprehension paper. यहाँ पे आज हम 2024 का CSAT पेपर डिस्कस करेंगे, जहाँ पे भी इलिमिनेशन टेक्निक्स अप्लाई होते हैं उन्हें अच्छे से डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताते भी चलूंगा कि इन टेक्निक्स को कैसे अप्लाई करना है। और ये मतलब पिछले साल में हमने ये सीरीज कंडक्ट किया था जहाँ से 2025 का जो सीसेट कॉम्प्रिहेंशन का पेपर हुआ था वहाँ पे 24 आउट ऑफ 29 क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट हुए। अगर आपको ये देखना है कैसे रिफ्लेक्ट हुए थे तो मैं यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जो लेक्चर मैंने विद प्रूफ कंडक्ट किया था सीसेट 2025 का। अगर जिनको ये लेक्चर भी देखना है उसका लिंक मैंने प्रोवाइड किया है। आप वहाँ पे जो टेक्निक सीसेट में अप्लाई होते हैं 2025 में वो भी डिस्कस किए और प्रूफ्स के साथ डिस्कस किए कि कैसे हमने जो पढ़ाया था वही वहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है। अब देखो 2024 का जो पेपर था काइंड ऑफ एक इजी पेपर था आफ्टर 2023। हम इजी नहीं कह सकते, लेकिन अगर 2023 से कंपेयर करें तो इजी था। लेकिन अगर आपने फिर से 2025 का पेपर देखा सीसेट का तो इट इज अगेन अ गेम चेंजर। बट गाइज आई एम अश्योरिंग दैट अगर आपने ये सीसेट एलिमिनेशन टेक्निक्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, अच्छे से मतलब इन पे मतलब कमांड ले ली, तो आपका सीसेट एक हर्डल नहीं रहेगा। आप सीसेट को इजीली क्रैक कर सकते हो। यहाँ पे आप कॉम्प्रिहेंशन में 50+ मार्क्स ले सकते हो, वो भी 35 मिनट्स के अंदर। तो ये आपका स्पीड बढ़ाएगा और एक्यूरेसी भी आपका बढ़ाएगा। ओके लेकिन यहाँ पे मैं एक लाइन ऐड कर देना चाहता हूँ कि देयर इज नो फ्री लंच। अगर आपने बस ये 2 लेक्चर देख लिए 2024 और 2025 और बस इन पे ही आप मतलब भरोसा रख के चले गए तो नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस आपको मिनिमम 2015 से 2025 तक सारे पेपर सीसेट कॉम्प्रिहेंशन के सॉल्व करने पड़ेंगे, वहाँ पे ये टेक्निक्स अप्लाई करने पड़ेंगे, फिर आपको एग्जाम में फायदा होगा। अगर आप ये खुद से नहीं करना चाहते तो आप कोर्स परचेस कर सकते हो मेरा, जो जहाँ पे मैंने 2015 से 2025 तक सारे पेपर डिस्कस किए हुए हैं। तो वहाँ पे आपको ये लेक्चर्स भी मिलेंगे, ये पीपीटीज भी मिलेंगे, जो मैंने पीपीटीज जो सारा रफ वर्क किया है, जहाँ पे जिन पीपीटीज के ऊपर कीवर्ड्स हाईलाइट किए, और ये 15 पेजर हैंडबुक भी मिलेगा स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक्स का। वहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक्स है, उनका कलेक्शन है, और उसके बाद हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स है जो कि सीसेट जो कॉम्प्रिहेंशन है वहाँ पे रिपीटेडली यूपीएससी रिपीट करता रहता है, हर बार रिपीट होता है। 2025 में भी रिपीट हुआ था। ओके और उसके बाद जीएस का भी आपको 2011 से 2025 तक सारे लेक्चर्स मिलते हैं, पीपीटीज मिलते हैं और 20 पेजर हैंडबुक मिलता है जहाँ पे स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक्स है और हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स है। ओके तो आप वो भी कोर्स भी परचेस कर सकते हो। वहाँ पे आपका टास्क बस काम इजी हो जाएगा, बाकी आपको मेहनत तो वहाँ पे भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई फ्री लंच बस लेक्चर देख लिया और कुछ नहीं किया, आपको खुद से भी करना पड़ेगा। ओके और जिन भी बच्चों को फ्री 2024 जीएस और 2025 जीएस पेपर मतलब लेक्चर्स देखने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। एडमिशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और 2025 सीसेट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप जाके लेक्चर्स देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सीसेट 2024 पेपर। हम शुरुआत करते हैं। सो पहला क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन का ही था। यहाँ पे इन्होंने पूछा है हमें इन्फरेंस। अब देखो हमें पूरे सेंटेंस पे फोकस करना नहीं है, मैंने आपको बहुत बार बोला है, फिर से बोलूंगा कि हमें पूरे सेंटेंस पे फोकस करना नहीं है, हमें बस ऐसे वर्ड्स पे फोकस करना है। जैसे यहाँ पे इन्फरेंस पूछा है, यहाँ पे एजम्पशन पूछा है, बस हमें इन्हीं वर्ड्स पे फोकस करना है, बाकी इस स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं होता है। और दूसरी एक बात अपने दिमाग में फिट कर लो, इन्फरेंस, क्रक्स, सेंट्रल आइडिया, मैसेज, कंक्लूजन, कोरोलरी, इनमें बहुत बारीक डिफरेंस है, तो हमें उन डिफरेंस में जाना नहीं है। आप जस्ट एक मतलब सोच लीजिए कि इन्फरेंस एक जस्ट एक क्रक्स है, इन्फरेंस क्रक्स सभी एक, बस हमें उसे समराइज करना है कि पैसेज क्या बोल रहा है। ओके उसके बेसिस पे हमें आंसर्स देने हैं। सो पहला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, द करंट मेथड्स ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, सोली एक एक्सट्रीम वर्ड है और हमारे हिसाब से एक्सट्रीम वर्ड होता है रॉन्ग, तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग। दूसरा, लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय द प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ फूड लॉस एंड वेस्टेज। अब देखो इसमें कुछ ऐसा एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, एडवर्सली अफेक्टेड है लेकिन वो इतना भी एक्सट्रीम नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, द रिडक्शन इन द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड रिजल्ट्स इन लेसर कार्बन फुटप्रिंट। अब देखो लेसर एक मॉडरेट वर्ड है, एक्सट्रीम वर्ड नहीं है। इन्होंने अगर यहाँ पे बोला होता कि वो इरेडिकेट कर देता है, इलिमिनेट कर देता है, तो एक्सट्रीम वर्ड हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है लेसर, तो ये एक मॉडरेट वर्ड है, तो यहाँ पे इसके इनकरेक्ट होने के चांसेस कम है। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज टू प्रिवेंट और रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड आर नॉट अवेलेबल। अब देखो ये एक्सट्रीम हो गया, मतलब अवेलेबल ही नहीं है बोल रहा है, तो हम इसे इनकरेक्ट मान सकते हैं। तो अगर हमारे हिसाब से पहला इनकरेक्ट है और चौथा इनकरेक्ट है, तो ये गया और ये भी गया, तो हमारा आंसर डायरेक्टली बन जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या है, इन्होंने पूछा है एजम्पशंस।
तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड्स टू बी री इमेजिन्ड एंड मेड इफेक्टिव टू रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड। अब देखो ये वर्डिंग है पॉजिटिव वर्डिंग, ऑप्टिमिस्टिक वर्डिंग, मतलब हमें उसे री इनोवेट करना है, री इमेजिन करना है, हमें उसे सुधारना है, रिफॉर्म्स लाने हैं, तो एक अच्छी बात है, तो सही हो सकता है। इंश्योरिंग द रिडक्शन ऑफ वेस्टेज एंड लॉस ऑफ फूड इज अ सोशल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजन्स। अब देखो मैंने आपको एक बात बोली है, जीएस में भी मैंने पढ़ा था टाइम, बोला था शायद, ये अब भी बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा लिखा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल तो सही हो सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्टिकुलरली वन पर्सन वन सेक्टर, फॉर एग्जांपल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट नॉट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और वाइस वर्सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड नॉट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली ऑफ द पीपल एंड नॉट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर ऐसा आता है तो होगा इनकरेक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल, तो ये सही हो जाएगा। तो इसे दिमाग में फिट कर लो, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, 2025 में भी रिपीट हुआ था। अब देखो हमारे हिसाब से ये यहाँ इसका आंसर सी है और इसका आंसर बी है। अगर आप पैसेज रीड करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों के आंसर भी सही है। अब देखो पैसेज रीड करते समय, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें ये पैटर्न फॉलो करना है, पहले क्वेश्चंस देखने हैं, उसके बाद उसके हमारे लॉजिक के हिसाब से जो भी ऑप्शंस एलिमिनेट हो सकते हैं उन्हें एलिमिनेट करना है, हमारा आंसर फाइंड आउट करना है, उसके बाद हमें आना है पैसेज की तरफ। दूसरा रूल, हमें पैसेज, जब एक पैसेज पे दो क्वेश्चन है तो उस पैसेज को रीड करना ही करना है, और रीड करने के लिए हमें क्या यूज करना है, आई रीडिंग, आई रीडिंग, हमें इसका इस्तेमाल करना है। वर्ड टू वर्ड हमें रीड करना नहीं है, बस फोकस करना है इस पैसेज में लिखा क्या है। ओके, तो अब देखते हैं हम इसमें क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू FAO, 1/3 ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज लॉस्ट और वेस्टेड ग्लोबली। फूड इज लॉस्ट और वेस्टेड थ्रू आउट द सप्लाई चेन फ्रॉम इनिशियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन टू फाइनल हाउस होल्ड कंजम्पशन। द इंक्रीजिंग वेस्टेज also results in land degradation by about 45%, mainly due to deforestation, unsustainable agriculture practices, and excessive groundwater extraction. The energy spent over wasted food results in about 3.25 billion tons of carbon dioxide production every year. अब देखो यहाँ पे emission की बात हो रही है। Decay also leads to harmful emissions of other gases in the atmosphere. Addressing the loss and wastage of food in all forms is critical to complete the cycle of food sufficiency and food sustainability. को all forms मतलब हर स्टेज पे हमें करना है। तो सभी यहाँ पे हमने देखा था ना ये कि all citizens मतलब ऑल स्टेक होल्डर्स का हमें पार्टिसिपेशन लगेगा। अब देखो लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय प्रिवेलिंग। अब देखो यहाँ पे बोला था ना ये कि लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ओके, इसमें यहाँ पे ये बोला है कि मतलब क्या बोलते हैं, कार्बन फुटप्रिंट बढ़ रही है फूड और फूड लॉस के वजह से। तो अगर हम कम करेंगे तो कम ही होगा ना ये कार्बन फुटप्रिंट, तो ये भी सही हो गया। तो देखो हमारा आंसर तो सही बन गया ना। तो फूड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म नीड्स टू बी, यस हमें रिफॉर्म लाने की जरूरत है, सही है, कोई इशू नहीं है, ये भी सही है। तो देखो हमने अगर पैसेज रीड भी नहीं किया होता तो भी हमारा आंसर वही आता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हमें क्या देखना है, इन्फ्रेंस, बस इसी वर्ड पे फोकस करना है। सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग। अब देखो ये तो सही है। द इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड ऑन द फिस्कल पॉलिसीज परस्यूड बाय द गवर्नमेंट। अब देखो मैं नॉलेज के बारे में आपको एक बताता हूँ, पैसेज में नॉलेज अप्लाई होता है। अगर आपके नॉलेज के हिसाब से वो स्टेटमेंट सही है तो आप उसे सही मान सकते हो, लेकिन अगर आपके कन्वेंशनल नॉलेज के हिसाब से अगर वो स्टेटमेंट गलत है तो आप उसे 100% गलत मान सकते हैं। लेकिन अगर नॉलेज के हिसाब से सही है तो भी फिर भी आपको पैसेज से वेरीफाई उसे करना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉलेज के हिसाब से गलत है तो वो गलत ही है, उसे आप सही नहीं मान सकते। अगर पैसेज में एक्सप्लिसिटली वही बोला है तो मान सकते हैं, लेकिन पैसेज कभी भी गलत चीजें प्रमोट नहीं करता। पैसेज आर्टिकल या बुक से उठाए हुए होते हैं तो वो कभी गलत नहीं होते। अब देखो हमारी कन्वेंशनल नॉलेज के हिसाब से दोनों भी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे देखो कोई एक्सट्रीम वर्ड भी नहीं दिखेगा आपको कि उसकी वजह से हम उसे इनकरेक्ट मान सकते हैं, और दोनों के दोनों हमारे कन्वेंशनल नॉलेज के हिसाब से, अगर मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी अगर आपको पता है, आपने इकोनॉमी अच्छे से पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि दोनों दोनों स्टेटमेंट सही है। अब चौथा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पे अजम्पशंस बोला है, फिस्कल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट आर सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर प्राइसेस। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब देखो ये सोनली वर्ड हमने पहले क्वेश्चन में देखा था, यहाँ पे फिर से आ गया। अगर आपको पता है तो आप इसे गलत ही करोगे, एक्सट्रीम वर्ड में आता है। हायर प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब देखो सिंपली बात है, डू नॉट अफेक्ट, मैं यहाँ पे आपको 4-5 वर्ड्स की लिस्ट दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अफेक्ट, इन्फ्लुएंस, इंस्पायर, इफेक्ट, इम्पैक्ट और बियरिंग ऑन, ये दोनों वर्ड भी है जो आगे भी आएंगे। ये वर्ड्स अगर आपको कहीं पे भी दिख जाए ना तो स्टेटमेंट सही होता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, डू नॉट अफेक्ट, मतलब उल्टा बोला है। अगर डोंट अफेक्ट, डोंट इन्फ्लुएंस, डोंट इफेक्ट, डोंट इंस्पायर, डू नॉट बियरिंग ऑन, डू नॉट इम्पैक्ट, अगर ऐसा आ जाता है तो गलत होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, निगेटिव है, तो गलत होगा। तो हमारा आंसर क्या बन गया, डी। अब देखो अगर आप ये पैसेज पढ़ोगे ना तो वहां पे आपको डायरेक्टली दिख जाएगा कि ये सारे के सारे मेंशन हैं वैसे ही वैसे। तो हमें पैसेज पे ज्यादा फोकस नहीं करना, हमें कौन से वर्ड्स पे फोकस करना है, कैसे। अब देखो पैसेज जब भी आप रीड करोगे ना तो आप बस कीवर्ड्स पे फोकस करते चलिए, कीवर्ड्स को हाईलाइट करते चलिए। ऐसे अगर पेन का नहीं भी इस्तेमाल करोगे तो आपका रीडिंग का स्पीड बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि आप ऐसा हाईलाइट नहीं करना चाहिए आपको,
मैं कहूंगा कि आप आई रीडिंग करिए, पैसेज का क्रक्स समझिए बस। अब देखो यहाँ पे अगर देखोगे आप, विदाउट द फिजिकल बैकअप द मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली लॉस्ट एक्शन, सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग। हो गया हमारी स्टेटमेंट सही। अब देखो ये, या देखो यहाँ पे भी द इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड ऑन द फिजिकल पॉलिसी परस्यूड बाय द गवर्नमेंट, ये भी सही है। आपको मतलब मैं तो कहूंगा कि इस टाइप के पैसेज में मतलब क्वेश्चन में पैसेज रीड करने की जरूरत ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट, अब देखो यहाँ पे क्या है, इन्फरेंस, डायरेक्टली यहाँ पे फोकस करना है हमें, आई रीडिंग करनी है, कौन सा वर्ड पूछा है देखना है, बस फोकस करना है उसमें। अब देखो इन्फरेंस का क्या होता है, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, ये निगेटिव नहीं होना चाहिए और पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। बहुत और भी ज्यादा रूल्स है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता, इन्फरेंस कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए और पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए। ओके, करिकुलम फॉर अर्बन प्लानिंग कोर्सेज शुड हैव डाइवर्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अब देखो कितनी अच्छी वर्डिंग यूज की है, तो सही हो सकता है। दूसरा देखते हैं, इन इंडिया सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर ब्यूरोक्रेसी विच लैक्स फॉर्मल ट्रेनिंग इन अर्बन एंड अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। अब देखो ये निगेटिव स्टेटमेंट है, ये इंडिया के सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज कर रहा है, और मैंने आपको पहले क्या बोला, इन्फ्लुएंस कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। इन इंडिया द मैनेजमेंट ऑफ अर्बन एरियाज इज अ लोकल अफेयर विद क्रोनिक प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट फंड्स। अब देखो मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ कि इनसफिशिएंट फंड्स जहाँ पे दिख जाए, जहाँ पे फंडिंग की बात हो, वो स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम इनकरेक्ट होते हैं, तो उसे आप इनकरेक्ट वर्डिंग में डाल देते हैं। वैसे भी मैंने जो हमारी पीडीएफ है 15 पेजेस की, ये 15 पेजेस की हमारी सीसैट की पीडीएफ है, और जिन लोगों ने जीएस का परचेस किया है उनके लिए एक 20 पेजेस की वर्ड की पीडीएफ है। अगर उसने आपने रट लिया तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे भी सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो ये क्रोनिक, ये अटेंशन सीकिंग वर्ड है, ये अटेंशन सीकिंग वर्ड में आता है, ये इनकरेक्ट होते हैं ऐसे स्टेटमेंट जो आपका अटेंशन सीक करते हैं। ओके, चौथा स्टेटमेंट देखते हैं, विथ हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन आवर अर्बन एरियाज प्लान डेवलपमेंट इन देम इज वेरी डिफिकल्ट। अब देखो मैं आपको यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, जीएस में भी एज वेल एज सीसैट में भी, पॉपुलेशन वर्ड जिस भी स्टेटमेंट में आया था, अगर आपको वो स्टेटमेंट पता नहीं है सही या गलत है, तो आप उसे डायरेक्टली इनकरेक्ट मान सकते हो, और ये पैटर्न बहुत चलता है, पॉपुलेशन वर्ड इनकरेक्ट होता है, वेरी डिफिकल्ट, ये पेसिमिस्टिक हो जाता है ना। मैंने आपको यही पे बोला कि इन्फ्रेंस कभी भी पेसिमिस्टिक नहीं होता, वो ये बोल रहा है कि वेरी वेरी डिफिकल्ट है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, और वेरी डिफिकल्ट मतलब वेरी लगाने की क्या जरूरत है, तो अटेंशन सीकिंग स्टेटमेंट हो गया फिर। तो हमें ऐसे स्टेटमेंट नहीं यूज, मतलब ऐसे वर्ड्स जहाँ पे भी आते हैं वेरी वर्ड, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आते हैं मोस्टली। ये ऐसा भी लिख सकते थे ना, प्लान डेवलपमेंट इज इन देम इज डिफिकल्ट, ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन वेरी डिफिकल्ट ऐसा बोल दिया कि गलत करने के लिए। तो हमारे हिसाब से सबसे बढ़िया स्टेटमेंट कौन सी है, ए, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे इन्होंने पूछा है एजम्पशंस, इंडिया नीड्स अ न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स विद नॉलेज रिलेवेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिस। अब देखो ये स्टेटमेंट तो सही है, कोई इशू नहीं है इसमें, लेकिन हमारी लॉजिक के हिसाब से मॉडर्न वर्ड जहाँ पे भी आता है वो इनकरेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ये करेक्ट है। तो अगर पैसेज में डायरेक्टली मेंशन होगा तो देखते हैं उसे, इंडियन यूनिवर्सिटीज एट प्रेजेंट हैव नो कैपेसिटी और पोटेंशियल टू इम्पार्ट ट्रेनिंग इन सिस्टम्स। अब देखो ये कितना एक्सट्रीम और नेगेटिव हो गया है इंडियन यूनिवर्सिटीज के बारे में, ऐसा नहीं होता, इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम इनकरेक्ट नहीं होता। अगर आपने इसे भी एलिमिनेट कर दिया तो आपका बी और सी तो चला गया, आप 50-50 में आ गए। अब देखते हैं, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे कोई मतलब ऐसा एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, तो आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर लेकिन मैं कहूँगा अगर आपने ट्रिक्स फॉलो किए, यहाँ पे ट्रिक्स लगाना है आपको, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मॉडर्न वर्ड हमारे ट्रिक के हिसाब से इनकरेक्ट होता है। देखते हो आप यहाँ पे क्या है। अब देखो क्या बोला था मैंने, जिस भी पैसेज पे 2 क्वेश्चन आ जाए वो पैसेज आपको रीड करना ही है, आई रीडिंग करनी है लेकिन उसके। Today, if we consider cities such as New York, London, and Paris as some of the most iconic cities in the world, it is because plans carrying a heavy systems approach were imposed on their precincts. The backbone of systems theory is the process of translating social, spatial, and cultural desirables into mathematical models using computing statistics, optimization, and algorithmic way of formulating and solving problems. The early universities of the West, which began to train professionals in planning, spawned some of the most ingenious planners who were experts in these domains. This was because these very subjects were absorbed into the planning curriculum that had its roots in social sciences, geography and architecture. Planning in India and its education differ from the West. अब देखो ये तो इन्होंने कहीं पे नहीं बोला कि इंडिया के पास ये कैपेसिटीज नहीं है, और मॉडर्न ऐसा पर्टिकुलरली इन्होंने कहीं पे हाईलाइट नहीं किया। तो अगर मैं सॉल्व करता तो मैं इसका आंसर डी कर देता, लेकिन इसका आंसर है ए। तो कहीं कहीं पे हमारे लॉजिक्स फेल भी हो सकते हैं, ऐसा आप दिमाग में रखिए। ऐसा नहीं कि लॉजिक्स 100% लगते हैं, लेकिन पैसेज में लॉजिक्स 80% से भी ज़्यादा लगते हैं। मतलब जीएस में उसकी प्रोबेबिलिटी 60-70% होती है, जो कि पैसेज या कॉम्प्रहेंजन में 80% से भी ज़्यादा होती है। ओके, अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, सेंट्रल आइडिया कंस्ट्रक्टेड एज अ मार्केट प्लेस ऑफ फ्यूज सोशल मीडिया इंश्योर्स इंस्टेंट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब देखो हमारे ट्रिक के हिसाब से इंश्योर्स होता है एक्सट्रीम वर्ड, वो होता है इनकरेक्ट। दूसरा, सोशल मीडिया आर नॉट आइडियल और मोरल इंस्टीट्यूशन बट द प्रोडक्ट्स बिल्ड बाय कंपनीज टू मेक प्रॉफिट्स। अब देखो ये क्या है ना, सोशल मीडिया को क्रिटिसाइज कर रहा है। देखते हैं आगे क्या है, सोशल मीडिया हैव बीन क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसीज। अब देखो इसमें भी कुछ ऐसा एक्सट्रीम नहीं है, तो हम इन दोनों को
देखते हैं बाकी पैसेज वेरीफाई करना पड़ेगा। इन टूडेज वर्ल्ड सोशल मीडिया आर इनइविटेबल फॉर वेल इन्फॉर्म्ड सोशल लाइफ। इनइविटेबल मतलब अनिवार्य है, नहीं ये तो अटेंशन सीकिंग हो गया और रॉन्ग वर्डिंग में आता है। इनइविटेबल वर्ड एक रॉन्ग वर्डिंग की लिस्ट आता है तो हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं, तो हम इन दोनों को पैसेज से वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके आगे का हम देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूछा है एजम्पशंस, इंटरनेट इज नॉट इंक्लूसिव इनफ। अब देखो ये सही तो स्टेटमेंट है ना, इंक्लूसिव कहाँ है इंटरनेट? बहुत सारे लोग 30 to 40% लोगों के पास इंटरनेट नहीं। अगर हमारे नॉलेज से हिसाब से जाए तो वो भी हमें पता है कि इंटरनेट इज नॉट इंक्लूसिव इनफ। इंटरनेट कैन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स इन अ कंट्री। अब देखो मैंने क्या बोला था अभी, अफेक्ट, इफेक्ट, इम्पैक्ट, बियरिंग ऑन, इम्पैक्ट, ये जो वर्ड्स होते हैं ना जिस भी स्टेटमेंट में आते हैं पॉजिटिव सेंस में तो करेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे दोनों भी स्टेटमेंट क्या हो गए, सही हो गया हमारे नॉलेज के हिसाब से एज वेल एज लॉजिक के हिसाब से। अब देखते हो पैसेज देखते हैं क्या है। नॉट एवरी वॉइस ऑन द इंटरनेट कमांड्स द सेम काइंड ऑफ ऑडियंस। अब देखो ये तो हो गया ना, एक्सक्लूसिव हो गया ना, इंक्लूसिव नहीं हो गया। व्हेन एनोनिमस प्राइवेट एंटिटीज विद अ हाई कैपिटल कैन पे फॉर मोर स्पेस फॉर देयर ओपिनियंस दे आर इफेक्टिवली बाइंग अ लाउडर वॉइस। अब देखो ये भी वही बात कर रहा है। ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन द डिजिटल स्फीयर इज अ मैटर ऑफ आउटशाइनिंग वंस अपोनेंट टिल द री-इलेक्शन इज वन, देन द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स सफर्स। ये देखो ये तो डायरेक्टली स्टेटमेंट यहाँ पे आया ना, कहा गया है। अब देखो इंटरनेट कैन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स इन अ कंट्री। यस, तो यही पे तो बोला है यहाँ। द फोकस ऑफ सोशल मीडिया इज रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रमोशन ऑफ कंटेंट दैट जनरेट्स मोर यूजर एंगेजमेंट रिगार्डलेस ऑफ हाउ इंप्लीमेंटरी द कंटेंट में बी। अब देखो सोशल मीडिया आर नॉट आइडियल और मोरल इंस्टीट्यूशंस। यस, ये तो बोल रहा है इन्हें, यूजर एंगेजमेंट बढ़ाना है, उनको प्रॉफिट बढ़ाना है, बट द प्रोडक्ट्स बिल्ड बाय कंपनीज टू मेक प्रॉफिट्स। यस, तो सही तो हो गया। और वो डेमोक्रेसी का कहाँ स्ट्रेंथन कर रही है। अब देखो अगर इसके हमें कन्वेंशनल नॉलेज के हिसाब से देखें तो सोशल मीडिया ने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन भी किया है, लेकिन पैसेज यहाँ पे बोल नहीं रहा है। तो हमें यहाँ पे इसीलिए तो वेरीफाई किया हमने, तो हमारा आंसर यहाँ पे बन जाता है बी, तो यहाँ पे बन जाता है सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, एजम्पशंस। अब देखो मैं एजम्पशंस के बारे में बोल देता हूँ। एजम्पशन आप किसी भी मतलब एक पैरा का लास्ट सेंटेंस पढ़ के या फर्स्ट सेंटेंस पढ़ के कभी भी आप बता नहीं सकते इस मतलब पर्टिकुलर जो राइटर है उसका क्या मतलब एजम्पशन है। लेकिन अगर आपने क्रक्स देखना है, सेंट्रल आइडिया देखनी है, मैसेज देखना है, तो आप लास्ट सेंटेंस देख के या फर्स्ट सेंटेंस देख के थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एजम्पशंस के लिए आपको पूरा पैसेज रीड करना पड़ेगा। तो पहले लॉजिक फॉलो करो, उसके बाद पैसेज की तरफ जाओ। यहाँ पे भी दो क्वेश्चन है तो हमें पैसेज तो रीड करना ही है। लेकिन मैं आपको कहूँगी देखो ये पैसेज इतना मतलब इतना बड़ा पैसेज है, यहाँ पे कितना टाइम जाएगा। आप देखो आप अच्छे से ये लॉजिक मतलब यहाँ पे अप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर ऐसे भी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल अब देखो, फॉर इफेक्टिव स्कूल एजुकेशन पेरेंट्स हैव ग्रेटर रोल देन द गवर्नमेंट्स। अब देखो मैंने अभी ऊपर बोला कि रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली वन सेक्शन, ओनली वन सेक्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओनली ऑफ पीपल, ओनली ऑफ पेरेंट्स एंड नॉट ओनली ऑफ गवर्नमेंट्स, ऐसा अगर आ जाता है तो गलत होता है। तो यहाँ पे क्या है, और दूसरा ये कंपैरिजन भी कर रहा है तो ये क्या हो गया, गलत हो गया हमारे ट्रिक के हिसाब से। दूसरा, स्कूल करिकुलम दैट कन्फर्म्स टू टूडेज रिक्वायरमेंट्स एंड इज यूनिफॉर्म फॉर द एंटायर कंट्री में एड्रेस द इशू। अब देखो एंटायर ये तो एक्सट्रीम वर्ड हो गया ना, और मैं क्या कहूंगा अगर यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है ना, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी क्या बोलती है कि हमें वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं अपनाना चाहिए, हमें मतलब डाइवर्सिफाइड अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाना चाहिए। यहाँ पे तो यूनिफॉर्म की बात चल रही है और फॉर द एंटायर कंट्री और इशू सॉल्व कर दे ऐसा बोल रहा है, तो ये हमारी कन्वेंशनल नॉलेज के हिसाब से तो गलत हो जाएगा। अब देखो तो हमारा आंसर क्या बन जाता है यहाँ पे डी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना डिफिकल्ट टाइप्स का क्वेश्चन था, देखते फिर भी। सेंट्रल आइडिया, टोटल इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इन द कंट्री विल रिजॉल्व द इश्यू ऑफ अंडर परफॉर्मेंस ऑफ आवर स्कूल चिल्ड्रन। अब देखो यहाँ पे देखो ये टोटल इरेडिकेशन बोल रहा है और रिजॉल्व कर देगा बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट का बन जाता है एक्सट्रीम। अब देखो इस इरेडिकेशन की बजाय अगर वहां पे रिडक्शन होता ना तो ये सही होने के चांसेस थे, लेकिन इन्होंने क्या बोला इरेडिकेशन। अब देखो ये जीएस में भी अप्लाई होता है, इरेडिकेशन वर्सेस रिडक्शन, एलिमिनेशन वर्सेस रिडक्शन। दूसरा, मॉनेटरी इंसेंटिव्स टू पेरेंट्स एंड टीचर्स इज द स्ट्रेटजी टू इंप्रूव द चिल्ड्रंस एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब देखो ये ना थोड़ा सा पेसिमिस्टिक स्टेटमेंट लगता है मुझे कि आप उन्हें मॉनेटरी इंसेंटिव्स दो, ऐसा मतलब यूपी से ऐसा प्रमोट नहीं करेगी यार, उनको स्किल्स दो, उनको पढ़ाओ, एडल्ट एजुकेशन दो, कुछ ऐसा अगर बोलते टीचर्स की ट्रेनिंग दो, निष्ठा का प्रोग्राम नहीं है उसके अंदर ट्रेनिंग दो, तो उससे स्टूडेंट्स का एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ेगा। लेकिन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, और मैं आपको यहाँ पे बोल देता हूँ जब भी गवर्नमेंट के मतलब पर्टिकुलरली रिसोर्सेज पे खर्चा बढ़ेगा ना तो स्टेटमेंट सही नहीं होता। यहाँ पे मॉनेटरी इंसेंटिव्स कौन प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट, तो ये तो गलत हो जाएगा ना फिर, ये मैंने जीएस में भी बोला है। ओके, मॉनेटरी इंसेंटिव्स तो गलत हो जाएगा फिर। ओके, तीसरा, पब्लिक पॉलिसी शुड इंश्योर दैट द कॉम्पिटेंसीज एंड अचीवमेंट्स ऑफ यंग पीपल आर अलाइंड विद देयर एक्सपेक्टेशंस। अब देखो हमारे लॉजिक के हिसाब से तो इंश्योर गलत होता है, लेकिन यहाँ पे आंसर ही तीसरा स्टेटमेंट है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था यहाँ पे दूसरा चूज करने के लिए। अच्छा, तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इंडिया इज नॉट गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड अनलेस सम स्कूल पास आउट्स गो बैक टू एग्रीकल्चर। अब देखो ये
रॉन्ग वर्डिंग एंड स्पेसिमिस्टिक स्टेटमेंट हो गया कि इंडिया मतलब एडवांटेज नहीं ले सकता इसके डेमोग्राफिक डिविडेंड का। तो ये तो सरासर गलत हो गया, ये भी सरासर गलत हो गया। अगर आपको ये हाईलाइट हो जाता तो ये भी आप गलत कर देते, लेकिन अगर आप इसको देख के अगर ये भी गलत कर देते तो फिर तो मतलब आपके पास कोई स्टेटमेंट ही नहीं बचता। तो आपको इसके लिए पैसेज पढ़ना पड़ेगा, पैसेज में देखना पड़ेगा क्या है। लेकिन मैं कहूँगा कि ये पैसेज अगर आप पढ़ोगे भी ना तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे हम मतलब जो हम मैंने बताया था ना आपको जो स्ट्रैटेजी, उसके हिसाब से बताते हैं कि पहले लास्ट सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से शुरुआत करते हैं। ओके, on the other hand, the abilities in terms of academic competencies are far lower than they should be even based on curricular expectations. और इससे तो कुछ समझ में नहीं आया। By the time children reach class 8, the bulk of them tend to be in the range of 13 to 15 years. But in our country, about a quarter of all children in class 8 struggle with reading simple text, and more than half are still unable to do basic arithmetic operations like division. Every year, about 25 million young boys and girls are from elementary school move into the life that lies far them beyond compulsory schooling. They cannot enter the workforce, at least in the organized sector, till they are 18. For many families, these children are first from their families ever to get this far in school. Parents and children expect such graduates from school will go on high school and college. Hardly anyone wants to go. अब देखो ये तो मतलब कहाँ पे देखा था हमने वो कि एग्रीकल्चर पैसेज तो इसके मतलब डायरेक्टली अपोजिट में बोल रहा है, तो हमने ये स्टेटमेंट वैसे भी एलिमिनेट कर दिया था। अब देखो एक्सपेक्टेशंस के बारे में मतलब कॉम्पिटेंसीज एंड अचीवमेंट्स के बारे में लास्ट में थोड़ी सी बात हुई है, कॉम्पिटेंसीज, करिकुलर एक्सपेक्टेशंस, इसके बारे में बात हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूंगा ना पैसेज ने एक्सप्लिसिटली कुछ भी नहीं बोला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा सा मतलब स्टेटमेंट की टोन देखोगे, उसके ऊपर अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपको ज्यादा मार्क्स आएंगे, मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली, क्योंकि मैंने भी फॉलो करके देखा है। अगर आप पर्टिकुलरली पैसेज के नॉलेज के ऊपर जाओगे ना तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज्यादा है। ओके, तो आप इस हिसाब से जाइए। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे इन्होंने कि जो ऑथर है उसकी थिंकिंग क्या है, ये पूछा है। साइंस मस्ट वैल्यू द कमिटमेंट ऑफ द साइंटिस्ट। साइंस इज अ प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइज सोसाइटी एंड मस्ट बी यूज्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक अवेयरनेस इन पीपल। अब देखो मस्ट एक अटेंशन सीकिंग वर्ड है, जहां पे भी आता है पर्टिकुलरली ये सी सेट, ये जीएस में थोड़ा सा कम अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पे मस्ट मोस्ट मस्ट ऐसा आ जाता है ना तो अटेंशन सीकिंग की कैटेगरी में आता है और गलत होता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वॉज मेड पॉसिबल बाय एडवांसमेंट्स इन द साइंस। अब देखो ये जो स्टेटमेंट है ना ये तीसरा, तो देखो ये जनरल स्टेटमेंट है, मॉडर्न स्टेटमेंट है, लेकिन ये एक स्टेटमेंट है जो सीसैट में कभी नहीं सही होता, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट से ये एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। इन्होंने इनकी थिंकिंग पूछी है, और थिंकिंग कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। आप प्रिसीज राइटिंग समरी उसमें भी अगर देखोगे ना आप, कभी भी ये इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता, वो कुछ ना कुछ ना मैसेज होता है, क्रक्स होता है पैसेज का, आइडिया होती है पैसेज की, और कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता। मैं आपको इसके बारे में और भी बताऊंगा, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जब भी प्रोवाइड की जाती है ना स्टेटमेंट्स तो गलत होती है, यहाँ पे भी सेम अप्लाइज है। साइंस मस्ट परस्यू ट्रूथ बट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल वेलफेयर। अब देखो ये स्टेटमेंट तो बढ़िया है, कोई इशू नहीं। अब देखो हमारे हिसाब से अब ये स्टेटमेंट में कुछ था नहीं मतलब इलिमिनेट करने के लिए। साइंस मस्ट वैल्यू द कमिटमेंट ऑफ द साइंटिस्ट। अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दे रहा हूँ, ये जो पैसेज है ना ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टाइप का पैसेज है, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये पैसेज ऑथर ने अपने हिसाब से लिखा है, तो ये थोड़ा सा मतलब पूरा फिलोसॉफिकल नहीं है, हाफ फिलोसॉफिकल एंड हाफ काइंड ऑफ नॉलेज का पैसेज है। तो यहाँ पे ना आपको पैसेज रीड करने की जरूरत है। अब देखो आप पैसेज रीड करोगे ना आपको डायरेक्टली दिख जाएगा, ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट द एक्नॉलेज वाज टू टेल द ट्रूथ। अब देखो ये साइंस के बारे में बोल रहा है, द आइडिया दैट साइंस इज अ सोशल एंटरप्राइज इज अ मॉडर्न एंड इट बिगिंस एट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब देखो साइंस मस्ट परस्यू ट्रूथ, ट्रूथ उसे परस्यू करना चाहिए, और दूसरा उसे सोशल वेलफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए, मॉडर्न आइडिया थी। तो ये दोनों का कॉम्बो बन गया यहाँ पे, तो हमारा आंसर बन गया डी। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एम्पैथेटिकली कन्वेड। अब देखो ये भी क्रक्स ही है, मैं बोलूंगा कुछ नहीं है अलग इसमें। ओके, विदाउट साइंस मैनकाइंड कुड नॉट हैव कंटिन्यू टू एग्जिस्ट टिल टुडे। अब देखो ये क्या बन गया, एक्सट्रीम हो गया, रॉन्ग। इट इज द साइंस दैट विल अल्टीमेटली डिटरमाइन द डेस्टिनी ऑफ मैनकाइंड। ये क्या बन गया, एक्सट्रीम हो गया, रॉन्ग। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या बन जाता है, डी। अब देखो ये तो नॉलेज के हिसाब से भी बता सकते हैं, मतलब ऐसा हो सकता है कि साइंस के बिना आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता था, क्या एंशिएंट टाइम्स में लोग जिंदा नहीं रहते थे। ओके, और ये डेस्टिनी डिसाइड करेगा, वही डिसाइड, कोई और डिसाइड ही नहीं करेगा, ऐसा थोड़े होता है। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे क्या पूछा है, assumptions the horrors of modern life are inevitable। अब देखो मैंने ऊपर भी बोला था आपको कि inevitable वर्ड जहां पे भी आता है ना वो इनकरेक्ट होता है, क्योंकि ये ऐसा बोलता है कि अनिवार्य है, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। the horrors of modern life are inevitable result of progress of science। ऐसा नहीं है कि बस साइंस के ही है, एक्सट्रीम है, अटेंशन सीकिंग है, रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, sorry, statement number 2, the aspect of truth are likely to be overlooked is that science is what man has made it। अब देखो मैं आपको इस स्टेटमेंट या इस वर्डिंग के बारे में बोल रहा हूँ, likely to be। ये वर्डिंग आपकी सी सेट में आ जाए या जीएस में आ जाए,
सही होती है। ओके, करेक्ट वर्डिंग में इसे डाल दो, मॉडर्न एंड मॉडरेट एंड जनरल वर्डिंग में इसे डाल दो। ऐसे वैसे हमारे पीडीएफ में भी लिखा हुआ है और इसका हिंदी भी आप ट्रांसलेशन देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वहाँ पे आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन मिल जाएगा, वो भी आप देखोगे कितना मॉडरेट है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर बन जाता है बी। अब देखो, अगर आप पैसेज देखोगे, पैसेज भी थोड़ा सा फिलोसॉफिकल काइंड का पैसेज है, तो मतलब इसको आप पैसेज मतलब ये फिलोसॉफिकल, मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि जो फिलोसॉफिकल टाइप के जो पैसेज होते हैं वो आपको रीड करने ही चाहिए, और पर्टिकुलरली अगर उन पे 2 क्वेश्चन है तो आपको रीड करने ही चाहिए। अब देखो, मैं आपकी ना एक्यूरेसी तो बढ़ा दूंगा यहाँ पे, दूसरा टाइम भी घटा दूंगा, मतलब आप 35 टू 40 मिनट्स में पूरा पैसेजेस सॉल्व कर लोगे और एक्यूरेसी भी 80% रहेगी। सो मतलब आप 25 सॉल्व करोगे तो आपके 20 तो करेक्ट आ ही जाएंगे। तो 20 इंटू 2.5 मतलब 50, माइनस ऊपर के आप 5 भी गलत, मतलब ये गलत हो गए, उनके नेगेटिव पकड़ लो तो 4 गलत हो जाएगी, तो 46 तो आपका स्कोर ऐसे भी बन जाता है 40 मिनट्स में। तो आपको स्कोर कितना करना है 25, मतलब 71 स्कोर हो जाएगा आपका। ओके, 70 अगले 1 आवर एंड 20 मिनट्स में आपको बस 25 स्कोर करना है, मतलब अच्छे 100% एक्यूरेसी से मैथ और रीजनिंग क्या आपको बस कितने सॉल्व करने हैं, 8 9 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपका हो जाएगा। देखो, ये पैसेज आप पढ़ोगे ना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी पैसेज है। मैं तो कहूंगा कि अगर आप पढ़ोगे तो आपको कुछ ज्यादा, मतलब यहाँ से ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। ये फिलोसॉफिकल जो पैसेज होते हैं और वहाँ पे इतना प्रेशर होता है ना हमें एग्जाम हॉल में, तो हमें तो मतलब समझ में भी नहीं आता। ओके, तो ऐसा पैसेज आप देख लीजिए, आई रीडिंग कर लीजिए, पहले लॉजिक के हिसाब से एलिमिनेट कर लो, फिर उसके बाद जाना पैसेज की तरफ। ओके, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन वी मीट अदर पीपल व्हाइल वी ट्रैवल वी लर्न टू डिफरेंशिएट बिटवीन। अब देखो, यहाँ पे आपका कन्वेंशनल नॉलेज अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये पैसेज फिलोसॉफिकल और हम कह सकते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर का पैसेज है। ओके, तो यहाँ पे आपका कोई नॉलेज अप्लाई नहीं होगा, आपको ये पैसेज पढ़ के ही आंसर देना है। यहाँ पे आपका कोई लॉजिक भी अप्लाई नहीं होगा। अब देखो ना, इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिटीज एंड नेशनलिटीज, लोकल वैल्यूज एंड यूनिवर्सल वैल्यूज, फ्रेंड्स एंड पोज, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा ना ऐसा पढ़ के, आपको पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा स्टेप है, अब देखो, ट्रैवल लीड्स टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमंस, travel helps those who wish to learn fundamental common values, a person with a long experience in travel can resolve differences amongst people। देखो, यहाँ पे कैन का लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट गलत है। देखो, ये जो पैसेज होते हैं ना फिलोसॉफिकल, इनका मोस्टली ये पैटर्न ही होता है, ये अगर आप बिना पढ़े इनका आंसर कर दोगे तो चांसेस होते गलत। और यहाँ पे आपके लॉजिक भी तो नहीं अप्लाई हो रहे, एक ही स्टेटमेंट में लॉजिक अप्लाई हुआ, 5 मतलब 8 स्टेटमेंट 7 स्टेटमेंट है टोटल, ये 4 और ये 3, और आपका कहीं पे भी लॉजिक नहीं अप्लाई हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि फिलोसॉफिकल, और 2024 का अगर आप पेपर देखोगे ना, ये पेपर इसमें फिलोसॉफिकल बहुत पैसेज आए। मैं कहूंगा अगर 27 28 क्वेश्चन थे ना, इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन फिलोसॉफिकल पैसेज के ऊपर थे, तो ये थोड़ा सा पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा टफ था, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे। ओके, तो आपको ये पढ़ना पड़ता और उसके ऊपर ही आपके आंसर्स देने पड़ते हैं। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। अब देखो, ये क्या बोल रहा है, इन्फरेंस क्या है बताइए। अब देखो, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है कि ये पैसेज नॉलेज से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि के मतलब नॉलेज। इन कन्वेंशनल क्लासरूम लर्निंग द सेंट्रल गोल इज ड्यूरेशन ऑफ लर्निंग रादर देन अटेनमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी। हमें तो ये पता है, ये इसका वीकनेस है। कन्वेंशनल क्लासरूम इनकरेज वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच एंड स्टैम्प आउट ऑल डिफरेंशिएशन। अब देखो, ये तो सिंपल है, मतलब ये थोड़ा सा एक्सट्रीम बन जाता है ऑल की वजह से, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि कन्वेंशनल क्लासरूम जिसमें हम पढ़े हैं, जो ऑफलाइन एजुकेशन होता है, वो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच के प्रमोट करता है। हमने अभी भी देखा ना कि मतलब हमने डिस्कस किया कि एनईपी क्या प्रमोट करता है, कि वी मस्ट गो अवे फ्रॉम वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच एंड वी मस्ट फोकस ऑन डाइवर्सिटीज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोचेस। ओके, तो हमारे नॉलेज के हिसाब से तो दोनों भी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्होंने एजम्पशंस पूछा है। एज अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स इन अवर कंट्री आर एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इंडिया डज नॉट नीड टू चेंज इट्स प्रेजेंट कन्वेंशनल क्लासरूम सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अब देखो, तो ये तो रिजिडिटी को सर्च कर रहा है ना। ओके, डज नॉट नीड टू चेंज, ऐसा थोड़ी होता है, ये तो रिजिडिटी आ जाएगी ना, फिर स्टैग्नेशन आ जाएगा। ओके, दूसरा स्टेटमेंट, एवन विद इट्स प्रेजेंट कन्वेंशनल क्लासरूम सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंडिया प्रोड्यूसेस सफिशिएंट नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स टू फुल्ली रियलाइज। ये हो गया एक्सट्रीम एंड अटेंशन सीकिंग वर्ड, तो ये स्टेटमेंट बन गया गलत। फुल्ली रियलाइज द बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेटिक डिविडेंड, फुल्ली रियलाइज मतलब पूरा के पूरा बेनिफिट ले लेंगे हम। ओके, अब देखो, आप लॉजिक के हिसाब से भी यहाँ तक पहुंच सकते थे, इसमें डी और इसमें सी, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा ये पैसेज थोड़ा सा, मतलब आपको रीड करना पड़ेगा। पैसेज भी देख लो ना, छोटा पैसेज है, अगर आप रीड करोगे तो हो जाएगा। और मैंने आपको बोला भी क्या है, अगर 2 क्वेश्चन है ना, तो आई रीडिंग तो आपको करनी ही चाहिए। कन्वेंशनल क्लासरूम बाय एम्फेसाइजिंग फिक्स ड्यूरेशन। अब देखो, फिक्स ड्यूरेशन मतलब टाइमिंग के ऊपर फोकस कर रहा है। Resign themselves to variable outcomes. The tyranny of the classroom is that every learner is subject to the same set of lectures, one size fits all approach in the same way for the same duration. In the end, few learners shine, some survive, and the rest are left behind. After the fixed duration, the classroom model moves on with not
thoughts spared for those left behind. This is how we end up with 10% employability in our graduates after a decade and a half of formal education. Repeating the same ineffectual script in the realm of skill education will not produce different results. अगर आप अच्छे से पढ़ते तो आपके सारे के सारे, मतलब ये पैसेज मैं कहूंगा कि सीधा पैसेज था, फिर भी अगर आप पहले लॉजिक लगा देते तो आपको बस क्या करना है ना कि आपको देखना है, अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ा है, लॉजिक अप्लाई किया, आपको पता चल गया कि ये सही है गलत है आपके लॉजिक के हिसाब से, तो आपको ना ये वर्ड्स यहाँ पे बस आपको वो वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं। अगर आपको वर्ड्स मिल गए तो आपको पता चल जाएगा कि यस मैंने जो किया है वो आंसर सही है, आपको बस कंफर्म करना है पैसे से। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे क्या पूछा इन्होंने, assumptions. The adolescent does not feel comfortable with his parents because they tend to be dominating and assertive. अब देखो ये हमारे नॉलेज का पार्ट है क्या, कन्वेंशनल नॉलेज में हमने कहीं पढ़ा है क्या, ये पैसेज ऐसा है जो फिलोसॉफिकल या काइंड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का पैसेज आया होगा जिसके हिसाब से हमें आंसर देना है। द एडोलसेंट्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स डज नॉट हैव मच रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स। अब देखो ये एक काइंड ऑफ नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं देते एडोलसेंट, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, फिर पेसिमिस्टिक स्टेटमेंट गलत होते हैं, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, तो ये हो गया गलत। अब देखो हमें 50-50 मतलब ये स्टेटमेंट हमें वेरीफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है, सेंट्रल आइडिया, पेरेंट्स इन जनरल मे नॉट बी ऑफ मच हेल्प इवन व्हेन चिल्ड्रन आर ऑन देयर वे टू बिकमिंग एडल्ट्स। अब देखो ये स्टेटमेंट है ना थोड़ा मॉडरेट है, जनरल है मॉडल स्टेटमेंट, क्योंकि इन जनरल बोल रहा है, हम बोलते हैं ना कि इन जनरल मैं तो नहीं जाऊंगा, मे नॉट, मे और मे नॉट, ये तो मतलब मॉडरेट स्टेटमेंट बन गया ना। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, व्हेन चिल्ड्रन रीच एडोलसेंस इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स इन देयर लाइव्स इज अननेसेसरी, मतलब उनका कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये तो एक्सट्रीम बन गया ना, रॉन्ग हो जाएगा ये। स्टेटमेंट नंबर सी, मॉडर्न डे न्यूक्लियर फैमिलीज आर नॉट कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन प्रॉपरली, ये तो फिर डायरेक्टली आपने डाउट ही हो गया कि न्यूक्लियर फैमिलीज कैपेबल ही नहीं होती, ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना, निगेटिव हो गया ये पूरा की पूरा। तीसरा, इन मॉडर्न सोसाइटीज एडोलसेंट टेंड टू बी स्टबॉर्न, डिसओबीडियंट एंड केयरलेस। अब देखो ये भी एक निगेटिव और रॉन्ग वर्डिंग से भरा हुआ स्टेटमेंट है। मॉडर्न सोसाइटीज, मैंने आपको बोला है ना, मॉडर्न सोसाइटीज, कमर्शियल, जेनेटिकली मॉडिफाइड, ये जो वर्ड्स होते हैं वो गलत होते हैं। तो केयरलेस ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, तो हमारे पास अच्छी चॉइस क्या बनती है यहाँ पे ए, और यहाँ पे हमने बी और सी एलिमिनेट किया है, तो इसके बाद आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा और पैसेज के बेसिस पे आप आंसर कर सकोगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन अ चाइल्ड रीचेस एडोलसेंट देयर इज एप्ट to be a conflict between parents and the child, since latter considers himself to be now quite capable of managing his own affairs while former are filled with parental solitude. और देखो हमारे ये स्टेटमेंट तो सही बन गया, adolescent does not feel comfortable with his parents because they tend to be dominating and assertive. उसके बाद पेरेंट्स कंसिडर यूजुअली दैट द वेरियस मोरल प्रॉब्लम्स व्हिच अराइज इन एडोलसेंस आर पेक्यूलियरली देयर प्रोविंस। अब देखो यही तो है, ये डोमिनेंस, असर्शन, ये द ऑप्शंस दे एक्सप्रेस आर सो डॉगमेटिक दैट द, अब देखो ये भी यही बोल रहा है, यंग सेल्डम कन्फाइड इन देम एंड यूजुअली गो देयर ओवन वे इन सीक्रेट। अब देखो पेरेंट्स इन जनरल में नॉट बी ऑफ मच हेल्प व्हेन चिल्ड्रन आर ऑन देयर ओन। देखो ये तो मतलब जनरल सा स्टेटमेंट, हमारे पास वहां पे कोई अच्छा ऑप्शन भी नहीं था, वैसे तो ये डायरेक्टली मेंशन नहीं है, ये जो स्टेटमेंट है पैसेज में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन हमारे पास अच्छी चॉइस कहाँ है यहाँ पे, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारे पास ए ओनली इज अ गुड चॉइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, सजेशन दो हमें। ओके, इट इज अ चीप एंड प्रैक्टिकल मेथड टू प्रोड्यूस लाइमस्टोन एट अ कमर्शियल लेवल फॉर बिल्डिंग पर्पसेस। अब देखो मैं यहाँ पे आपको ये ट्रिक बताने जा रहा हूँ, कमर्शियल जो वर्ड है, कमर्शियल प्रोडक्शन, कमर्शियल एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेट फार्मिंग, ये वर्ड जहाँ पे भी आता है ना वो रॉन्ग वर्डिंग में आता है। इसकी लिस्ट आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, और आप मतलब ऐसे जब वीडियोस देख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो ऐसी जो ट्रिक है, ये मतलब ये जो वर्ड्स है ये आप मतलब लिखते चलिए, क्योंकि आपकी खुद की भी एक डिक्शनरी तैयार हो जाएगी। दूसरा, दिस कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अब देखो ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कैन भी बोला है तो ठीक है, वन ऑफ द मेथड्स ऑफ, मतलब ये पूरा स्टेटमेंट ही जनरल है, मॉडरेट स्टेटमेंट है। ओके, तीसरा, बेसाल्ट रॉक कैन बी मेड अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मिनरल्स बाय दिस मेथड। अब देखो मैंने आपको बोला था ना कि इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, ये होता है इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट, ये होता है इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट। ऐसे स्टेटमेंट कभी भी मतलब पैसेज में उसका आंसर नहीं होते। यहाँ पे भी देखो, गुड रॉक डिसॉल्विंग एसिड कैन बी प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये भी इंफॉर्मेटिव बन गया, ये भी इंफॉर्मेटिव बन गया, तो हमें मतलब यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा फिर भी, क्योंकि पैसेज में अगर वैसा लिखा ही नहीं होगा तो। अब देखो ये पैसेज ही इतना छोटा है ना, तो ये से पैसेज तो आपको पढ़ना ही चाहिए, स्मॉल पैसेज आपको रीड ही करना चाहिए। व्हेन इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट पम्प्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिक्स इनटू द अंडरग्राउंड बेसाल्ट रॉक्स, बेसिक केमिस्ट्री टुक ओवर, द एसिडिक मिक्सचर डिसॉल्व्ड रॉक्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड फॉर्म लाइमस्टोन, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू स्टोन। ये क्या बोल रहा है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के बारे में ही तो बात हो रही है, तो हमारा आंसर क्या बन गया, बी हो गया हमारा आंसर यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 52, अब देखो यहाँ पे एजम्पशन पूछा इन्होंने। पहला स्टेटमेंट है, जायंट आइसबर्ग्स हैव अ बियरिंग ऑन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड फूड चेन्स ऑफ द सदर्न ओशियन। मैंने आपको क्या बोला था, अभी पहला या दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम, अफेक्ट
इफेक्ट, इम्पैक्ट, इंस्पायर, बियरिंग ऑन, इन्फ्लुएंस, ये जो वर्ड्स है जिस भी स्टेटमेंट में पॉजिटिव सेंस में आएंगे वो स्टेटमेंट सही होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, मेल्टिंग ऑफ जायंट आइसबर्ग्स कैन प्रोड्यूस क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स एंड इम्पैक्ट वर्ल्ड फिशरीज। यहाँ पे देखो इम्पैक्ट आ गया, यहाँ पे बियरिंग ऑन आ गया। और मैं आपको बोलूंगा ये एक सुप्रीम ट्रिक है, ये जीएस में भी अप्लाई होती है। मैंने जीएस में तो ये ट्रिक आपको इतनी बार दी, जीएस में बस 2011 से 2025 तक बस एक ही क्वेश्चन ऐसा है जहां पे ये ट्रिक फेल हुई है। तो मतलब इसका अगर आप प्रोबेबिलिटी देखोगे तो 99% ये सक्सेसफुल है। तो ये ट्रिक सुप्रीम ट्रिक में आता है, अप्लाई होता है जीएस में। ओके, तो ये दोनों भी स्टेटमेंट हमारे लॉजिक के हिसाब से सही हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे पैसेज देखते हैं क्या है, जियोग्राफर्स एनालाइज 175। अब देखो मैंने मतलब आप पैसेज पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, विच इज एन इंडिकेटर ऑफ फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशन सरफेस एंड फाउंड दैट जायंट आइसबर्ग्स आर रिस्पांसिबल फॉर स्टोरिंग अप टू 20% of carbon in the southern ocean. The researcher discovered that melting water from giant icebergs, which contains iron and other nutrients, supports hitherto unexpectedly high levels of phytoplankton growth. और देखो मुझे तो मैंने ये पढ़ा ना तो मुझे मतलब ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अगर आप बेसिक नॉलेज आपको होगा ना तो मैं इसका आंसर सी करके आऊँगा लॉजिक के हिसाब से और बेसिक नॉलेज के हिसाब से। अगर पैसेज पढ़ के मतलब पैसेज से आपको ये क्रक्स देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद अप्लाई करो। बस वर्ड्स पे फोकस करो, पैसेज में आपको सिमिलर वर्ड्स या सिमिलर मैसेज दिखाई दे रहा है तो सही पकड़ लो, इतना यहाँ पे सोचना नहीं है। अगर आप ज़्यादा सोचोगे तो आपकी एक्यूरेसी खराब होगी। पैसेज में ज़्यादा सोचना नहीं होता। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, मैसेज। अब देखो ये थोड़ा सा ना टफ होगा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि चारों के चारों स्टेटमेंट है ना आपको देखने पड़ेंगे और वेरीफाई करने पड़ेंगे और आपको ये पैसेज प्रॉपरली अंडरस्टैंड ही करना पड़ेगा, उसके ऊपर ही आप इसको आंसर देने पड़े। नहीं तो आप लॉजिक के हिसाब से भी इस पैसेज में आंसर नहीं दे पाओगे, क्योंकि फार्मर्स कैन यूज कैटरपिलर्स टू फीड ऑन वीड्स इन देयर क्रॉप फील्ड्स और प्लांटेशंस। कुछ समझ में नहीं आया, सही भी लग रहा है, कैन का यूज भी हुआ है। दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकली यूजफुल एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स, ये भी सही लग रहा है। दिस फाइंडिंग कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिक इकोलॉजिकली सस्टेनेबल पेस्टिसाइड्स, ये भी सही लग रहा है। कैटरपिलर्स कैन बी जेनेटिकली मॉडिफाइड टू बी प्रेडेटर्स ऑफ द अदर प्लांट पेस्ट। अब देखो ये वर्डिंग आप अपने डिक्शनरी में ऐड कर लो, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएस में आ जाए या सीसैट में आ जाए। सीसैट में तो आप इसको आपको गलत ही करना है, इसे आज तक जितनी बार भी आए एक दो बार सही हुआ होगा और ये बहुत रिपीटेड है। मतलब आप 2015 से हमने जहां से पेपर डिस्कस किया है ना, यहाँ से देखोगे ना 2025 11 पेपर्स में ये मिनिमम आपको 10 to 20 टाइम्स मिलेगा और मतलब उसमें से अगर 20 टाइम्स आया होगा ना तो 18 बार गलत होगा ये, तो आप इसे गलत मान सकते हो। और इसके बाद आपको पैसेज पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तीन स्टेटमेंट फिर भी आपके रिमेनिंग है, इन तीनों में से आपको चूज करना पड़ेगा। और ये पैसेज पढ़ोगे ना तो ये थोड़ा सा मतलब टेक्निकल पैसेज है, ये आपको समझेगा तभी आप आंसर कर पाओगे और इसका आंसर आ जाएगा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ पे क्या बोला है, क्रक्स, रिस्पॉन्सिबल मीडिया शुड नॉट डिस्टॉर्ट द रियल इन एन आइडियल डेमोक्रेसी। ओके, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा मतलब ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट या कुछ हम बोलते हैं ना एक्सट्रीम अटेंशन सीकिंग यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। हाँ निगेटिव है, एक बात यहाँ पे है। दूसरा, लेकिन निगेटिव मतलब निगेटिव स्टेटमेंट होना और उसका मतलब निगेटिव होना, इन दोनों में फर्क है। ये स्टेटमेंट निगेटिव है लेकिन इनका इसका जो मीनिंग है वो पॉजिटिव है। मतलब जो ट्रुथ है वो सोशल मीडिया को फेक न्यूज़ या ऐसा कुछ प्रमोट नहीं करना चाहिए, जो रियलिटी है वही दिखानी चाहिए, फेक न्यूज़ नहीं प्रमोट करनी चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो पॉजिटिव बन जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो आपको निगेटिव दिखेगा लेकिन उसका मीनिंग पॉजिटिव रहेगा। अब देखो ये फेक न्यूज़ के बारे में बोला, फेक न्यूज़ सीम्स इनहेरेंट इन द लाइफ ऑफ एन आइडियल डेमोक्रेसी। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, आप अपना नॉलेज भी मतलब आइडियल डेमोक्रेसी में फेक न्यूज़ इसेंशियल होता है ऐसा बोल रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन एन आइडियल डेमोक्रेसी। आपको ऐसा लगता है कि हमारे आर्टिकल 19 में क्या लिखा है कि थोड़े से तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, और ये बोल रहा है कि कौन सा भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, नॉट एनी काइंड। ये तो एक्सट्रीम हो जाएगा ना, ये वर्ड्स अपनी लिस्ट में ऐड कर लो, एनी वर्ड ऐड कर लो। ये 2025 में भी रिपीट हुआ है बहुत बार। ओके, इररिस्पॉन्सिबल मीडिया एंड पॉलिटिकल लीडर्स कैनॉट बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड इन एन आइडियल डेमोक्रेसी। अब देखो कैनॉट बी, ये क्या हो गया, रॉन्ग वर्डिंग हो गया, क्या हो गया, पेसिमिस्टिक हो गया कि उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये गलत हो गया। तो हमारे पास एक रीजनेबल चॉइस क्या बची है, ओनली ए। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये लास्ट वाला स्टेटमेंट, हाँ ये एक मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अगर क्रक्स पूछा है, मैसेज पूछा है, इन्फरेंस पूछा है, सेंट्रल आइडिया पूछिए, तो आप एक मतलब जो पैटर्न है वो फॉलो कर सकते हो। आप पहले लास्ट का मतलब पैसेज का जो लास्ट 1/3 है उसे देखो, फिर फर्स्ट 1/3 देखो, फिर जो मिडल का 1/3 है उसे देखो। आप इस पैटर्न से पढ़ो, हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर
इसका यहीं पे आता है। हो सकता है कि कभी आंसर यहीं पे मिल जाए, कहीं यहीं पे भी मिल जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहूँगा अगर आप 10 पैसेज पढ़ोगे ना उसमें से 6 या 7 टाइम आंसर यहीं पे होता है, लास्ट 1/3 में। और क्रक्स पर्टिकुलरली अप्लाइज टू क्रक्स, सेंट्रल आइडिया, मैसेज, इन्फरेंस, ये जो मैंने बोला था ना ये सभी सेम मीनिंग होता है इनके टाइप में मिल जाता है। यहाँ पे तो देखो क्रक्स था, नॉर्मेटिवली रिस्पॉन्सिबल मीडिया थ्रू इट्स कम्युनिकेशन इफेक्ट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सर्कुलर द कंटेंट ऑफ रियलिटी विदाउट डिस्ट्रोशन। ये क्या बोल रहा है, शुड नॉट डिस्टॉर्ट द रियल इन एन आइडियल डेमोक्रेसी। तो ये सही हो गया। अब देखो यहाँ पे ये पैसेज बहुत ही छोटा है, तो ऐसे नहीं, ये नहीं छोटा नहीं है, इतना बड़ा ही लगता है मुझे, मुझे लगा वो उतना ही है। यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है मैसेज, यहाँ पे भी आप वो अप्लाई कर सकते हो, लास्ट 1/3 यहाँ पे पढ़ सकते हो, फिर उसके बाद फर्स्ट 1/3। ओके, क्या नहीं, यहाँ पे तो पहला मतलब डायरेक्ट यहीं पे खत्म होता है, यहीं पे खत्म होता है। ओके, तो आप फिर भी ये पहले पढ़ लो, फिर उसके बाद ये पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 62, नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर लीड्स टू मोर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर आप अपना नॉलेज इस्तेमाल करोगे, आपको क्या लगता है अगर आपको कंज्यूमर बिहेवियर का नॉलेज हो तो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा या कम होगा? मेरे हिसाब से तो कम होगा। अगर आप अपना नॉलेज अच्छे से अप्लाई करोगे, इकोनॉमी का नॉलेज, तो आपको अगर कंज्यूमर बिहेवियर का नॉलेज है तो आपका एक्सपेंडिचर तो कम होगा ना। तो ये स्टेटमेंट तो गलत बन जाएगा हमारे नॉलेज के, हमारे नॉलेज के अगेंस्ट है कन्वेंशनल। नॉलेज ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड एंड दस हेल्प्स इन द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब देखो ये ठीक तो लग रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सट्रीम वर्ड वगैरह नहीं है, तो हम इसे गलत नहीं मान सकते। इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस गिव अ लॉट ऑफ कंफर्ट टू होम यूजर्स एंड इंप्रूव द क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब देखो ये जो लॉट ऑफ वर्ड है ना, ये अटेंशन सीकिंग की कैटेगरी में आता है। ये वर्ड जिस भी स्टेटमेंट में आता है ना, उस स्टेटमेंट को आप गलत मान सकते हो। अगर आपको वो स्टेटमेंट पता नहीं है सही या गलत है, तो आप उसे गलत मान सकते हो, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट, इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस कैन बी एट सिक्योरिटी रिस्क एंड होम यूजर्स मे हैव प्राइवेसी रिस्क। अब देखो ये स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। ये स्टेटमेंट में जो वर्ड्स हुए वो हमारे करेक्ट वर्ड की लिस्ट में आते हैं, कैन बी, मे, ये से वर्ड्स स्टेटमेंट को बहुत ही मॉडरेट एंड जनरल बना सकते हैं। तो हमारे पास दो चॉइसेस है, बी एंड डी। अगर आप ये पैसेज पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे बीच में ऐसा दिखाई देगा, डीन प्रॉफिट मार्जिन बाय गैदरिंग मोर ऑफ आवर पर्सनल डेटा विद और विदाउट आवर एग्रीमेंट टर्निंग द होम इनटू ए कॉर्पोरेट स्टोर फ्रंट। तो ये किसकी बात हो रही है? प्राइवेसी, पर्सनल डेटा, सिक्योरिटी रिस्क, प्राइवेसी रिस्क, इसकी बात हो रही है ना। मतलब ये पैसेज तो आपको सबको मतलब सब पढ़ना ही पड़ता, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको यहाँ से शुरू करना पड़ता, फिर उसके बाद यहाँ तक जाना पड़ता, तो ये पैसेज तो पूरा ही हो जाता। लेकिन पैसेज में आपको कहाँ पे फोकस करना है? ऐसे वर्ड्स पे फोकस करना है, पर्सनल डेटा विद और विदाउट एग्रीमेंट टर्निंग दोज होम इनटू कॉर्पोरेट स्टोर फ्रंट। तो आपका आंसर बन जाता डी। क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ पे क्या पूछा है? क्रक्स। तो देखते हैं क्या, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज इनइक्वल टू आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग अ हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ। अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक लॉजिक बता देता हूँ, जहां पे भी ग्रोथ की बात हो वर्सेस डेवलपमेंट की बात हो, जहां पे ग्रोथ है तो इनकरेक्ट होगा, डेवलपमेंट की बात होगी तो सही होगा। मतलब वर्ड की बात हो, जहां पे भी ग्रोथ आएगा इनकरेक्ट होगा, जहां पे भी डेवलपमेंट आएगा सही होगा। ये पैटर्न आप ध्यान में रखो। यहाँ पे क्या बात हो रही है? हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ, तो रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा, पॉवर्टी इरेडिकेशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कॉन्सिक्वेंट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ये तो कितना मतलब निगेटिव है। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉवर्टी भी इरेडिकेट होती है, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है, मतलब डेवलपमेंट अच्छी रहती है, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन भी नहीं होता। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया ना। ये बोल रहा है कि सर पॉसिबल ही नहीं है विदाउट डिग्रेडिंग इन्वायरमेंट एंड विदाउट रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसा नहीं होता कि पॉवर्टी। और देखो ये मैंने वर्ड आपके बारे में बोला था, इसके बारे में इरेडिकेशन वर्ड एक्सट्रीम वर्ड होता है, रॉन्ग वर्ड में आता है। नॉट पॉसिबल रॉन्ग वर्डिंग में आता है। नॉट पॉसिबल आए तो गलत होगा, पॉसिबल आए तो सही होगा। यहाँ पे क्या लिखा है? नॉट पॉसिबल, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। Statement number C, maintaining high environmental standards is now a prerequisite for achieving a steady, sufficient and inclusive growth। अब देखो स्टेटमेंट कितना इंक्लूसिव, जनरल एंड मॉडरेट स्टेटमेंट है। तो मैं तो अगर मतलब देखता ना इसे तो पहले सही कर लेता, और मैंने सही भी किया है। मतलब 2024 का CSAT मैंने भी दिया था, 25 का पेपर नहीं दिया है मैंने एग्जाम हॉल में। विथ लार्ज पॉपुलेशंस, rampant poverty and limited resources of today's world, environmental degradation cannot be prevented and inequalities are inevitable। मैंने पहले भी आपको बोला है कि इनएविटेबल ये जो वर्ड है वो रॉन्ग वर्ड में आता है, लार्ज अटेंशन सेकेंड की कैटेगरी में आता है, तो ये इनकरेक्ट होगा। कैनॉट बी रॉन्ग कैटेगरी या इनकरेक्ट कैटेगरी में आता है, ये भी रॉन्ग होगा। निगेटिव स्टेटमेंट में हो जाता है ये, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगा। तो हमारे पास एक अच्छी चॉइस क्या है? सी। तो अब देखो ये 30 सेकंड से भी कम टाइम में आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब देखो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे होता ना तो ये 30 सेकंड से भी कम टाइम में मैं इसे सॉल्व कर लेता। ओके, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ना रिसोर्स, अब देखो मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी बोली थी कि लास्ट में 1/3 पढ़ो। देखो रिसोर्स इंटेंसिव
and in particular energy intensive process will need to make way for more efficient and resource frugal development strategies if you are to avoid economic dead end or world in which only a small elite is able to enjoy influence the midst of a sea of poverty। अब देखो ये तो यही शो कर रहा है ना कि हमें इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स मेंटेन करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 71। अब देखो ये क्वेश्चन था ना, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था ये आपको, और इसके बारे में आपको अगर बोल दूं तो ये आपका पैसेज के ऊपर ही सॉल्व होगा। आप इसे विदाउट रीडिंग पैसेज सॉल्व नहीं कर सकते, अगर करोगे तो गलत होगा। ये कैसे, मतलब आपको देखो ये अगर आपने यहाँ पे पहले देख लो क्या पूछा इन्होंने मैसेज, दूसरा क्या पूछा है ई, इट इज अ पोइट्री नॉट साइंस और रिलीजन विच रिकॉग्नाइजेस एंड एक्सेप्ट्स इनपरफेक्शंस इन ह्यूमंस। अगर आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के लगा अरे ये कन्वेंशनल नॉलेज का पार्ट है, आपको लगता है कि ये कन्वेंशनल नॉलेज का पार्ट है, नहीं, ये तो कुछ फिलोसॉफिकल बातें हो रही है। ओके, इट इज द पोइट्री विच रिकॉग्नाइजेस एंड एक्सेप्ट्स इनपरफेक्शंस इन ह्यूमंस। ओके, ट्रूथ इज रिवील्ड थ्रू साइंस और रिलीजन एंड पोइट्री इज अनाथेमा टू ट्रूथ। नहीं पता। पोइट्री इज रोमांटिक इमेजिनरी एंड इज अबाउट फीलिंग वेयर साइंस अबाउट ट्रूथ। इन अ वर्ल्ड ऑफ वायलेंस टिरेनी एंड बायोगॉटरी पोइट्री इज अ फॉर्म ऑफ डायनेमिक रिलेशंस। अब देखो मैं आपको बोल रहा हूँ ये ना, ये निगेटिव वर्ड्स है, वायलेंस, टायरेनी एंड बायोगॉटरी। निगेटिव वर्ड्स कभी भी मैसेज, इन्फरेंस, क्रक्स का पार्ट नहीं होते, एजम्पशन का भी पार्ट नहीं होते। ऐसे स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपको इन तीनों में से चूज करना पड़ता, आपको पैसेज पढ़ना पड़ता, उसके बेसिस पे आपको चूज करना पड़ता कि क्या है। यहाँ पे देखो, अगेंस्ट द टायरेनी ऑफ ट्रूथ पोइट्री रिमेन्स अ पार्टीशन ऑफ डेमोक्रेटिक रियलिटी। अब डेमोक्रेटिक रियलिटी क्या एक्सेप्ट करती है? इनपरफेक्शंस इन ह्यूमंस, मतलब प्लूरैलिटी वगैरह को डेमोक्रेसी प्रायोरिटी देती है। अगेंस्ट द एरोगेंस ऑफ पावर, वेल्थ एंड हायरार्की पोइट्री प्रपोजेस बोथ ह्यूमिलिटी एंड डिफायंस। अनलाइक रिलीजन एंड साइंस पोइट्री डज नॉट पोजिट और एक्सपेक्ट एनी बिलीफ इन एब्सोल्यूट ट्रूथ। अब देखो ये एब्सोल्यूट ट्रूथ को नहीं मानता, ये मानता है कि थोड़ा ना थोड़ा फॉल्स होगा वगैरह वगैरह। ओके, दोज फोर्सेस और इंडिविजुअल्स हु क्लेम टू हैव एब्सोल्यूट ट्रूथ्स इन देयर ग्रास्प टेंड टू टर्न डिक्टेटोरियल और टायरेनिकल। Truth usually does not admit any contradictions or imperfections. It is Unitarian. It is therefore not much of use for poetry. अब देखो ये क्या, यही तो बोल रहा है कि पोइट्री बिलीव करता है इनपरफेक्शंस को, और ट्रूथ क्या नहीं, ट्रूथ इनपरफेक्शंस में बिलीव नहीं करता है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 72। अब देखो ये भी एक, मतलब ये थोड़ा सा, मतलब मैंने भी जब सॉल्व किया था ना, ये मेरा गलत हुआ था एग्जाम हॉल में। ये फिलोसॉफिकल पैसेज है, फिलोसॉफिकल या मतलब जिसने भी लिखा होगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल पैसेज है, आपको इसको रीड किए बिना आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। द ऑथर ऑफ द पैसेज बिलीव दैट फ्लावर्स आर क्रिएशंस ऑफ नेचर्स लग्जरी। अब देखो ये ऐसे वर्ड्स जो होते हैं ना, वो फैंसी वर्ड्स, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट होते हैं। आप इस वर्ड को भी अपनी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो, ये जहां पे भी आएगा ना इनकरेक्ट होगा। ऑथर ऑफ द पैसेज डज नॉट बिलीव इन यूजफुलनेस ऑफ फ्लावर्स एक्सेप्ट एज थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ये तो एक्सट्रीम बन गया ना, मतलब वो बोलता है कि बस थिंग्स ऑफ ब्यूटी, मतलब ब्यूटी के लिए फ्लावर्स का यूज होगा, बाकी कुछ भी नहीं यूज होगा। ये तो फिर एक्सट्रीम बन गया ना। तो रॉन्ग हो जाएगा ये। और ये भी, मतलब ये तो मैंने पहले कभी बोला नहीं था, लेकिन ये आप ऐड कर सकते हो ऐसे वर्ड्स जहां पे भी आते हैं ना, सब फैंसी वर्ड्स, तो रॉन्ग होता है ये। ओके और अगर आप ये पैसेज भी पढ़ोगे ना, तो फ्लावर वाज नॉट इन्वेंटेड टू प्लेजेस, इट इज फ्लॉन्टेड इट्स पेटल्स एंड स्प्रेड इट्स परफ्यूम टू अट्रैक्ट एन इंसेक्ट। अब देखो ये पहला यूज बता दिया, इंसेक्ट कैरीज द पोलन फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर सो दैट पोलन इज नॉट कैरिड अवे बाय विंड एंड डज नॉट वेस्टेड। व्हाट वी कॉल अ फ्लावर्स ब्यूटी इज मेयरली बाय प्रोडक्ट एंड ह्यूमन इन्वेंशन। ये हमारा पर्सपेक्टिव है। द परफ्यूम इज नॉट देयर टू प्लीज अस, इट प्लीजेस अस बिकॉज इट इज देयर एंड वी हैव बीन कंडीशन्ड टू इट। देखो मतलब कुछ क्लियरली तो मुझे भी समझ में नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है ना कि ऐसे पैसेज में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, और वहाँ पे इतना टाइम भी नहीं है कि हम बार बार पढ़े। एक ही रीडिंग में इसे समझ लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि हम मॉडरेट बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे तो यहाँ पे मॉडरेट भी है, या मतलब एकदम पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, रीजनल या रूरल एरिया में स्टडी किया होता है, इंग्लिश अच्छी नहीं होती, तो आप अगर एक या दो रीडिंग में आपको ये समझ में नहीं आता। इसीलिए हमें ये लॉजिक्स फॉलो करने हैं, और ये लॉजिक्स रीजन के बेसिस पे थे। मैं ऐसे कोई हैक्स नहीं बता रहा हूँ कि आपको अगर ये, मतलब आप बस इन्हें मतलब ट्रस्ट रखिए, फॉलो कीजिए, आपको फायदा होगा। तो और एक पर्टिकुलरली मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये जो वर्ड्स है ना, मैंने आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड की है, कोई इशू नहीं, पीडीएफ आप देखिए, लेकिन आप साथ ही साथ में जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो इन वर्ड्स की आप खुद भी लिस्ट बनाए कीजिए। ओके,